दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों निमी असाइनमेंट का सॉल्यूशन अपने चल रहा था और हर दिन आपको इसके 25 क्वेश्चन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। अब तक हम कुल 2 पार्ट दे चुके हैं और आज अपना तीसरा टॉपिक है जहां क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 75 तक अपन करेंगे। आप ITI सेकेंड ईयर में हो या कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लास्ट तक ज़रूर देखें। सभी 25 क्वेश्चन को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, कारण सहित आपको उत्तर बताएंगे। लास्ट तक क्वेश्चन को ज़रूर देखना। सभी क्वेश्चन एक बार आप ज़रूर देखना ताकि हमें कुछ नए क्वेश्चन का भी पता ज़रूर लगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन से शुरू करते हैं, जहाँ क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि सिंपलेक्स वेव वाउंड आर्मेचर है जहाँ 4 पोल हैं और जनरेटर में 1020 चालक है। 1500 RPM उसकी गति है और फ्लक्स प्रति पोल का मान 0.007 वेबर है। प्रेरित EMF की गणना करें। दोस्तों जनरेटर में प्रेरित EMF कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है φZNP/60A। ठीक है। अब देखिए ये सिंपलेक्स वेव वाउंड है तो समांतर रास्तों की संख्या तो होगी 2। पोल हमें स्पष्ट दिए हुए हैं 4। N होता है यहाँ पर स्पीड जो कि जनरेटर की है 1500 RPM। Z होता है चालकों की कुल संख्या जो कि 1020 है और फ्लक्स प्रति पोल का मान है 0.007। कैलकुलेशन करना है आपको किसको 0.007, ये हो गया फाई। Z यानी चालकों की संख्या 1020, घूर्णन गति 1500 RPM, पोल है 4 और 60A समांतर रास्तों की संख्या होगी यहाँ पर 2। आप कैलकुलेशन करके अपने उत्तर का मिलान करना। क्वेश्चन का आंसर अपना आएगा 357 वोल्ट। सी ऑप्शन की ओर हमें जाना है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक बड़े DC जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन को कैसे हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। आर्मेचर प्रतिक्रिया 2 तरह की होती है, एक को कहते हैं क्रॉस मैग्नेट, दूसरे को कहते हैं डीमैग्नेटाइजिंग। डीमैग्नेटाइजिंग के लिए हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करते हैं, विचुंबकन प्रभाव के लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। तो ए ऑप्शन की ओर हमें जाना है, यही इसका आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन अपन से है कि DC जनरेटर में क्या प्रभाव होगा यदि इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए। देखो बहुत टाइम तक यदि हम जनरेटर को यूज ना करेंगे तो हम सब जानते हैं कि जो स्थायी चुंबक होते हैं उसके गुण नष्ट हो जाते हैं। अब इन्होंने ये तो नहीं कहा कि जनरेटर कौन सा है। हम मान लेते हैं कि जनरेटर सेल्फ एक्साइटेड है, तो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि फील्ड कॉइल का प्रतिरोध अपने आप नहीं बढ़ेगा, आर्मेचर का प्रतिरोध भी अपने आप नहीं बढ़ेगा, ना ही आर्मेचर का रिएक्शन बढ़ेगा। तो क्या होगा, अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो सकता है, इसके चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना फिर से वही आ गया, क्वेश्चन सेम जो अपन ने 51 में किया था। फ़र्क इतना सा है कि इस बार लेप वाउंड है जबकि पहले वेव वाउंड था। 4 पोल है और 1000 RPM है। लेप वाउंड है, 600 चालक है, फ्लक्स प्रति पोल 0.064 वेबर है। प्रेरित EMF की गणना तो सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपन, φZNP/60A वाला। तो फाई है 0.0064, Z है चालकों की कुल संख्या वो है 600, RPM है 1000, पोल की संख्या है 4 और 60 × 4 ही आएगा। ठीक है। कैलकुलेशन करके आप अपने उत्तर का मिलान ज़रूर करें। अपने क्वेश्चन का आंसर इसका जो आएगा वो है 640 वोल्ट। डी ऑप्शन की ओर हमें इसमें जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सवाल है कि यदि मेन फील्ड फ्लक्स का प्रवाह है DC जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित EMF पर क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो आर्मेचर रिएक्शन से क्या होता है आप सब जानते होंगे। मान लीजिए कि जनरेटर में ये 2 पोल थे N से S, तो जब आर्मेचर रिएक्ट करना शुरू नहीं करता है तब चुंबकीय बल रेखाएं बिल्कुल एक यूनिफॉर्म रूप में चलती है, एक समान रूप से N से S की ओर जाती है। लेकिन जैसे ही आर्मेचर रिएक्ट करना शुरू करता है तो चुंबकीय जो बल रेखाएं होती है वो डिस्ट्रॉय यानी विकृत हो जाती है और इस फॉर्म में चलती है, जैसा कि आप अब देख रहे हैं, जैसा कि आप पहले देख रहे थे। तो अब और पहले दोनों में क्या डिफरेंस आया, जब
मैग्नेटिक फील्ड की एक समानता नष्ट होती है तो प्रेरित ईएमएफ प्रभावित होता है और वो घट करके कम हो जाता है। बी ऑप्शन की ओर जाना है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि जनरेटर के ब्रशों में भारी स्पार्किंग क्यों हो रही है। देखो, जनरेटर के ब्रश पर स्पार्किंग क्यों होती है, इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला तो हमारा जो कम्यूटेशन है वही इसका कारण हो सकता है। फील्ड वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट की ओर अपन नहीं जाएंगे, आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट में नहीं जाएंगे। हाँ, ये इसका सी ऑप्शन है, ये हो सकता है। एमएनए और जीएनए जो है ना, इनकी स्थिति बिगड़ गई हो, इनकी जब पोजीशन चेंज हो जाती है तो इसी का नाम तो हमारा क्रॉस मैग्नेट है। जो चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव या प्रतिचुंबकन प्रभाव हम जिसको बोल रहे थे, यही तो वो प्रभाव है। सी ऑप्शन की ओर हमें इसमें जाना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जहाँ क्वेश्चन नंबर है अपना 57 नंबर अपना क्वेश्चन डीसी मोटर का स्टार्ट हो गया है। 56 तक अपना जनरेटर था, अब डीसी मोटर हो गया। सवाल कह रहा है कि आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डीसी मशीनों के आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, 1 ओम या इससे भी कम होता है, और ये निम्न मान के प्रतिरोध की श्रेणी में माना जाता है। निम्न मान प्रतिरोध नापने के लिए केल्विन ब्रिज का उपयोग होता है। क्वेश्चन का आंसर अपना डी होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट टेस्ट करने के लिए आर्मेचर वाइंडिंग में टेस्ट करना है, हमें किसका उपयोग करेंगे। ओपन और शॉर्ट आर्मेचर की टेस्टिंग के लिए ग्राउलर नाम का उपकरण आता है। डीसी मशीनों के लिए बाहरी ग्राउलर, एसी मशीनों के लिए आंतरिक ग्राउलर। वैसे भी देखिए, टोंग टेस्टर है, ये तो एसी में परिपथ के बिना बाधा डाले, बिना रुकावट डाले धारा नापने के काम आता है, जबकि मल्टीमीटर से हम कंटिन्यूटी जांच ज़रूर कर सकते हैं। शॉर्ट की जांच करना, आर्मेचर वाइंडिंग में शॉर्ट की जांच करना मल्टीमीटर से आसान नहीं था। सी ऑप्शन की ओर जाना है, एक्सटर्नल ग्राउलर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, डीसी मोटर में स्पीड नियंत्रण की विधि आपको दर्शाई गई है, इस स्पीड कंट्रोल मेथड का नाम क्या है। देखो, सबसे पहले तो D1 D2 A1 A2 नाम दिया, सीरीज मोटर है। वैसे भी देखो, फील्ड आर्मेचर के साथ सीरीज में है, सीरीज मोटर है, और सीरीज मोटर में स्पीड कंट्रोल करने की 5 विधियाँ होती है। या तो फील्ड को डाइवर्ट करो, या आर्मेचर को डाइवर्ट करो, या फील्ड में टेपिंग निकालो, या सीरीज पैरेलल करो, या सप्लाई वोल्टेज को कंट्रोल करो। देखो, आर्मेचर के समांतर में जब रियोस्टेट लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं आर्मेचर डाइवर्टर। अगर यहाँ फील्ड के समांतर में होता तो वो होती फील्ड डाइवर्टर। अगर यहाँ सप्लाई के सीरीज में होता तो वो कहलाती वोल्टेज नियंत्रण विधि। 2 भाग होते तो वो कहलाती सीरीज पैरेलल, और टेपिंग होती तो समझ ही जाते। डी ऑप्शन की ओर जाना है, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। आर्मेचर को हमने डाइवर्ट कर दिया, गति निर्धारित मान से कम मिलती है, इसे ध्यान रखना। इस विधि में गति निर्धारित मान से कम प्राप्त होती है हमेशा। अगला क्वेश्चन अपना है कि फील्ड कॉइल में किस तार का डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग होता है। देखो, डीसी में जो फील्ड कॉइल होती है वो फील्ड पोल पर लपेटी जाती है। 2 तरह की होती है, मोटे तार कम टर्न की और पतले तार अधिक टर्न की। सीरीज फील्ड मोटे तार कम टर्न की, शंट फील्ड पतले तार अधिक टर्न की होती है। वाइंडिंग वायर के रूप में सबसे अधिक सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर का ही हम उपयोग करते हैं। ए ऑप्शन की ओर ही हमें जाना है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, डीसी मोटर में गति की गणना करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है। डीसी मोटर की गति 2 कारकों से प्रभावित होती है। एक होता है बैक ईएमएफ, डीसी मोटर की गति बैक ईएमएफ की समानुपाती है, और दूसरा होता है फील्ड फ्लक्स। तो डीसी मोटर की गति फील्ड फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, N बराबर EB/φ, बैक ईएमएफ बटे फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 4 पोल डीसी आर्मेचर में ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग है, समांतर रास्ते कितने होंगे। तो रास्ते हो जाएंगे 8, क्योंकि लैप वाइंडिंग में क्या होता है, पोल इंटू प्लेक्स होता है। तो 4 पोल है और ड्यूप्लेक्स है, इसलिए रास्ते कितने हो जाएंगे 8। क्वेश्चन का आंसर हमें करना है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि डीसी मोटर के आर्मेचर की घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है। देखो, डीसी मोटर में आर्मेचर किस ओर रोटेट करेगा, बड़ा सिंपल है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगता है। ठीक है, घुमाव बल की दिशा, टॉर्क की दिशा, या फिर आर्मेचर के घूमने की दिशा, एक ही बात है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ही आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी मोटर का नाम क्या है। एक डायग्राम दिया गया है जहाँ हमें डीसी मोटर दी गई है और नाम पूछा है, ठीक है। कई तरीके हैं, पहचान आप कर सकते हो। सबसे पहले तो देखो कि फील्ड और आर्मेचर समांतर में है, तो सीरीज समांतर है, इसलिए शंट फील्ड हो गया। वैसे भी अगर नहीं ध्यान दें तो देखो E1 और E2 शंट फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल्स होते हैं, इसलिए ये शंट मोटर हो जाएगी। आर्मेचर के समांतर में फील्ड है, शंट मोटर में ही होती है। फिर E1 E2 जो फील्ड होती है वो शंट फील्ड के ही टर्मिनल होते हैं, तो ये एक तरह की शंट मोटर है। ए ऑप्शन की ओर हमें जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है। दोस्तों ध्यान से समझना, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ कन्फ्यूजन के कारण स्टूडेंट इसमें फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल भी कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको क्लियर कट बता दूं, इसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ही आएगा। दोस्तों दो नियम आप सब जानते होंगे, एक है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, दूसरा है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। अब आप सुनिए दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में जो थंब यानी अंगूठा है वो बिल्कुल चालक के गति या चालक के घूमने की दिशा ही दर्शाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो फर्स्ट फिंगर होता है वो दोनों में मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है सेकंड यानी मिडल फिंगर की बात मैं कर रहा हूँ। जनरेटर में वो प्रेरित ईएमएफ की दिशा को संकेत करता है और मोटर में वो आर्मेचर धारा की दिशा को संकेत करता है, यानी कि करंट जो लोड की तरफ आ रहा है, ले रहा है या जा रहा है, ये शो वहाँ से होता है। तो करंट की दिशा के लिए भी आपको फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की ओर ही जाना है। जब प्रेरित ईएमएफ का मान का आए ना, तब हमें फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की ओर जाना होता है, क्योंकि करंट की दिशा को बीच की उंगली ही संकेत करती है और वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में होता है। राइट हैंड रूल में तो आप देखो गति, फ्लक्स और ईएमएफ आता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का फॉर्मूला क्या है। शंट मोटर में आर्मेचर धारा के लिए फॉर्मूला होगा टर्मिनल वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ बटे आर्मेचर रेजिस्टेंस। यानी मोटर में जो आपने टर्मिनल वोल्टेज दिया है उसमें से बैक ईएमएफ माइनस कर दो, आर्मेचर रेजिस्टेंस का भाग दे दो। इस तरह का न्यूमेरिकल आपने कई बार किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी मोटर के फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। डीसी मोटर में हमें फ्लक्स की दिशा ज्ञात करनी है, तो देखिए फ्लक्स की दिशा पहली उंगली दर्शाती है और मोटर में जो होता है वो कौन देता है, बाएं हाथ का नियम यानी लेफ्ट हैंड रूल दर्शा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर के प्रकार का नाम बताइए। देखो दो फील्ड है, एक आर्मेचर के साथ समांतर में, एक आर्मेचर के साथ सीरीज में, ठीक है, तो कंपाउंड मोटर होगी एक बात। शंट फील्ड केवल आर्मेचर के साथ जुड़ा हुआ है तो शॉर्ट शंट कंपाउंड होगी दूसरी बात। तीसरी बात कि दोनों का फ्लक्स एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है, इसलिए क्यूमुलेटिव होगी, यानी एक तरह से शॉर्ट शंट क्यूमुलेटिव कंपाउंड, ये आंसर देना है। तीन बातें एक साथ बतानी है, हालांकि इसने क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल का तो ऑप्शन ही नहीं दिया, तो शॉर्ट शंट ही हो जाएगा। केवल डी ऑप्शन की ओर आपको जाना है, साधारण सा उत्तर है। अगला क्वेश्चन, डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का फॉर्मूला। देखो ईएमएफ की गणना मोटर और जनरेटर दोनों में एक समान फॉर्मूले से होती है, फाई जेड एन पी बटा 60A, सी ऑप्शन है। प्रेरित ईएमएफ की दिशा मोटर और जनरेटर दोनों में एक समान हाथ से ही ज्ञात होती है। बैक ईएमएफ की दिशा मोटर में हो या प्रेरित ईएमएफ की दिशा जनरेटर में हो, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल ही होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि उपकरण का नाम बताइए। उपकरण का नाम क्या है। दोस्तों अगर आपने ढंग से देखा है तो उपकरण को हम ग्राउलर बोलते हैं, वी आकृति में बना हुआ है। अब कौन सा ग्राउलर है ये भी आपको सोचना पड़ेगा। जब वी आकृति में और इतना बड़ा है तो ये कहलाता है बाह्य ग्राउलर, एक्सटर्नल ग्राउलर, ठीक है। इंटरनल वाला जो होता है वो छोटा होता है, स्टेटर के उसको अंदर रखा जाता है। देखो वैसे देखो मेगर हो नहीं सकता, मेगर में हैंडल होता है और डायल पर मेगा ओम लिखा हुआ होता है। अर्थ टेस्टर में भी हैंडल होता है और उसके डायल पर प्रतिरोध ओम में लिखा हुआ होता है। अभी हमें डी ऑप्शन की ओर जाना है, बाहरी ग्राउलर है ये। अगला क्वेश्चन है, यदि कॉइल पिच
पोल पिच से कम हो तो वाइंडिंग का नाम क्या है। देखो क्वाइल पिच वह होती है जिस पर हमने वाइंडिंग की थी, और पोल पिच वह होती है जिस पर की जानी चाहिए थी। यानी वास्तविक पिच होती है क्वाइल पिच, जबकि गणना करने से जो आती है वो कहलाती है पोल पिच। अगर वास्तव में हम वाइंडिंग कम कर रहे हैं तो ये शॉर्ट पिच वाइंडिंग के नाम से जानी जाती है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगर पोल पिच क्वाइल पिच बराबर होती तो फुल पिच होता, क्वाइल पिच का मान अधिक होता तो लॉन्ग पिच वाइंडिंग के नाम से जानी जाती है। हाफ पिच के नाम से कोई वाइंडिंग नहीं होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ सीरीज में जुड़े उस प्रोटेक्टिव रेजिस्टर का उद्देश्य क्या है। देखो होल्डिंग कॉइल में बहुत अधिक करंट ना जाए ताकि वो जल ना जाए अधिक करंट के कारण, और वो प्रोटेक्ट रह सके। इसके लिए हम उसमें सीरीज में एक रेजिस्टर लगाते हैं। लिमिट द करंट इन होल्डिंग कॉइल, एनवीसी में जो हैंडल को होल्ड करके रखती है, उस होल्डिंग कॉइल में जाने वाली धारा को वो लिमिट करता है, सीमित करता है, ताकि कॉइल जले ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन में किया जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है। ट्रेन में सीरीज मोटर होती है, नो डाउट सब जानते हो, खिंचाव कार्य में यही होती है, और वहाँ पर स्पीड कंट्रोल करने के लिए फील्ड डाइवर्टर विधि का उपयोग करते हैं। फील्ड को डाइवर्ट करते हैं, बाईपास करते हैं, गति निर्धारित मान से अधिक होती है, स्पीड कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखो हम सब जानते हैं कि डीसी मोटर की गति जो होती है वो फील्ड फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी यदि फ्लक्स 0 होता है तो गति अनंत तक हो सकती है, और आर्मेचर पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जिससे वो निकल करके बाहर तक भी आ सकता है और टूट सकता है, या मान लीजिए कि नुकसानदायक हो सकता है। इस चीज़ से बचाव के लिए हमने क्या किया कि एक ऐसा उपाय किया कि जब फ्लक्स शून्य हो तो उस समय आर्मेचर को भी सप्लाई ना मिले और मोटर अपनी बंद हो जाए। इसलिए हमने क्या किया, होल्डिंग कॉइल को उस फील्ड के साथ सीरीज में लगा दिया। जैसे ही फील्ड ओपन होगी होल्डिंग कॉइल में भी कोई सप्लाई नहीं आएगी। होल्डिंग कॉइल का मैग्नेट फेल होगा, वो हैंडल को छोड़ देगी तो हैंडल ऑफ पोजीशन में आएगा, जिससे ना तो आर्मेचर को सप्लाई मिलेगी ना फील्ड को सप्लाई मिलेगी, यानी मोटर अपनी बंद हो जाएगी, सुरक्षित रहेगी। डी ऑप्शन की ओर जाना है। शंट फील्ड ओपन हो जाने की स्थिति में मोटर की सुरक्षा करने के लिए हमने उसके सीरीज में लगाया था। अगला अपना क्वेश्चन, डीसी कंपाउंड मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन दिशा क्यों बदली जाती है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। डीसी मोटर की घूमने की दिशा बदलने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है या तो हम आर्मेचर धारा की दिशा बदल दें, दूसरा ऑप्शन होता है या फिर हम फील्ड धारा की दिशा बदल दें, यानी फील्ड की दिशा बदल दें। लेकिन ध्यान रखना, जब कंपाउंड मोटर हो तो फील्ड धारा की दिशा यानी फील्ड कनेक्शन बदल करके कभी घूर्णन दिशा नहीं बदली जाती है। प्राथमिकता आर्मेचर धारा की दिशा बदलने को ही दिया जाता है। इसका कारण क्या है, हालांकि करने को फील्ड वाला भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक दिक्कत होती है। क्या, मैं बताता हूँ आपको। यदि गलती से आपने किसी केवल एक ही फील्ड के सिरे बदल दिए तो फिर मोटर जो क्यूमुलेटिव थी वो कंपाउंड हो जाती है, और डिफरेंशियल हो जाती है, और डिफरेंशियल कंपाउंड जो थी वो क्यूमुलेटिव कंपाउंड बन सकती है। इसलिए केवल आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर ही घूमने की दिशा बदलने की विधि को प्राथमिकता दी जाती है, ताकि मशीन की विशेषताओं में कोई परिवर्तन ना हो। हालांकि बदलने के लिए आपको सीरीज और शंट दोनों फील्ड के कनेक्शन एक साथ बदलने पड़ते हैं, तो फिर क्यूमुलेटिव है वो क्यूमुलेटिव रहेगी और डिफरेंशियल है वो डिफरेंशियल रहेगी। लेकिन गलती से केवल आपने एक ही फील्ड के बदल दिए तो मोटर की विशेषता में परिवर्तन हो जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर अपना बी करना है, टू मेंटेन मोटर करेक्टरिस्टिक्स, मोटर विशेषताओं को बनाए रखना। बस दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चन। एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आए तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करना। आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। हर दिन निम्मी असाइनमेंट के 25 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाते जा रहे हैं हम, और बहुत जल्दी 19 के 19 टॉपिक अपने कवर इसमें हो जाएंगे। IT सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन में
19 टॉपिक है, एग्ज़ाम से पहले कोशिश करेंगे पूरे करवा दिए जाएंगे।